समाजवादी पार्टी के गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आज ही सांसद के तौर पर अफजाल अंसारी ने शपथ ली है। बातचीत करते हैं। सर, आज आपने शपथ लिया है, किस तरह से आने वाले दिनों में गाजीपुर के मुद्दे को अफजाल अंसारी संसद भवन में उठाएंगे, क्योंकि बड़ी जीत आपकी गाजीपुर सीट पर हुई थी। देखिए, एक तो वो जीत हुई जो जनता ने मतदान किया और मतगणना हुई। दूसरी आज जो है, यह हमारे संविधान में आर्टिकल 99 में इस बात की व्यवस्था है कि निर्वाचित सदस्य को उसके पद की शपथ दिलाई जाए। तो हमारे माननीय लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने आज वो भी कार्रवाई पूरी कर दी और मुझे अपने पद के लिए शपथ दिला दिया। अब सवाल है हमारे कर्तव्यों का। तो हम अपने क्षेत्र के लिए, पूरे पूर्वांचल के लिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए जो भी हमारी कर्तव्य हैं, जिम्मेदारियां हैं, उसका भली भांति निर्वहन करूंगा। अभी जनता के बीच में जा रहा हूं और सबसे पहले उनसे मिलना, संवाद करना और वहाँ की जो ज़रूरतें हैं, जो समस्याएं हैं, वो मेरे लिए तो नई नहीं है। मैं 17वीं लोकसभा में भी था और उससे पहले 14वीं लोकसभा में भी था। ये मेरा तीसरा कार्यकाल होगा। तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद का एक अपना बहुत गौरवशाली इतिहास है। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में जितना बढ़ चढ़ के वहाँ के लोगों ने हिस्सा लिया, इसकी मिसाल कम ही जगह देखने को मिलती है। देश की आज़ादी के बाद देश की सीमाओं के रक्षा के सवाल पर गाजीपुर के वीरों का बलिदान अपने आप में इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। देश के उन्नति के शिखर पर ले जाने में, देश का निर्माण करने में हर क्षेत्र में गाजीपुर के लोगों ने अपना योगदान दिया है। अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ उच्च शिक्षा के लिए एक ज़रूरत यह है कि एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो। मानक बना रखा गया है कि जिस जनपद में 150 से अधिक डिग्री कॉलेजेस होंगे, वहाँ एक विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। तमाम विकास का ढिढोरा है, लेकिन गाजीपुर आज भी विश्वविद्यालय विहीन है। मैं पिछले कार्यकाल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर इसके बारे में, इसकी चिंता और उनसे मांग सब रखा था। उन्होंने भूमि का प्रश्न रखा था, तो मैंने उन्हें याद दिलाया था कि ब्रिटिश शासन में गाजीपुर के किसानों की ज़मीन एक्वायर करके एक हेलीपैड, फौजी हवाई पट्टी बनाई गई थी फिरोजपुर गौसपुर में, जिसमें 92 बीघा ज़मीन एक्वायर थी, जो आज भी बिना किसी उपयोग के उसी तरह जंगल झाड़ी के रूप में पड़ी हुई है। उस ज़मीन को जो रक्षा मंत्रालय के अधीन है, उसको अगर आराम से ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो वहाँ विश्वविद्यालय स्थापित हो सकता है और बच्चों के खेल के लिए एक स्पोर्ट्स कॉलेज ज़रूरी है। अब उस कार्यकाल में मेरी ये डिमांड नहीं पूरी हो सकी और मैं प्रयास करूँगा कि प्राथमिकताओं में इसे लेकर के फिर सरकार के सामने, और ये जनहित का सवाल है, इस पर उनसे कोशिश करूं कि वहाँ ये हो जाए। हमारे यहाँ सड़कों का, और जो सड़कें हैं उनकी दुर्दशा का अभाव है, कैसे उनको ठीक कराया जाए। पिछले कार्यकाल में PMGSY योजना, जो ग्राम विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संचालित होती है, तो वो जो 17वीं लोकसभा थी 2019 से 2023-24, इस मध्य में गाजीपुर में 268 किलोमीटर PMGSY से सड़कें बनवाने के लिए
हमने प्रस्तावित भी किया, स्वीकृत हुई, बजट अलॉट हुआ और सड़कें बनी। कुछ सड़कें अभी उसमें कुछ कार्य हो गया है, कुछ कार्य अधूरा है। प्रयास करूंगा कि वो कार्य शीघ्र पूरा किया जाए। एक और प्रस्ताव पीएमजीएसवाई योजना के अंतर्गत 198 किलोमीटर सड़कें, ये वो सड़कें हैं जो 5 किलोमीटर से अधिक और 15 किलोमीटर के बीच में पीएमजीएसवाई के मानक के अनुसार, तो उसका भी प्रस्ताव दिया गया था। अब मुझे उम्मीद है कि इस कार्यकाल में उस प्रस्ताव को मैं स्वीकृत करा के, बजट आवंटित करा के, उसका भी टेंडर करा के उस कार्य को संपन्न कराऊंगा। तो इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी एक ज़रूरत है, वो है पेयजल के साधनों की कमी है। सरकार ने जो हर घर जल हर घर नल वाला स्कीम है, इस पर अरबों खरबों रुपया लगा दिया, लेकिन हमारे गाजीपुर जनपद की स्थिति यह है कि आज भी 5 गांव सेचुरेट हो गए, यह नहीं कहा जा सकता। ग्रामीण सड़कों को खोद के फेंक दिया गया, वो सड़कें अब तक मरम्मत नहीं हुई और ग्रामीणों के घरों में अब तक पानी भी नहीं पहुंचा। आज भी 90% लोग उसी इंडिया मार्का 2 हैंड पंप की सहायता से पानी लेते हैं, जो पहले से लगाए हुए हैं, इस सरकार के कार्यकाल के पहले के हैं। आवश्यकता है, नई नई आबादियां बढ़ रही हैं कि और हैंडपंप लगाया जाए, इसके लिए कोई बजट नहीं है। मैंने सांसद निधि के माध्यम से इस तरह के हैंडपंप वहां काफ़ी संख्या में लगवाए। मैं प्रयास करूंगा फिर यह क्रम जारी रहे, जहां ज़रूरत है वहां पीने के पानी का साधन उपलब्ध कराया जाए। और यह भी प्रयास करूंगा कि जो जल और नल के नाम पर ये कार्य योजनाएं चल रही हैं, इनको प्रशासनिक अधिकारियों को और इनके विभागीय अधिकारियों को इस बात के लिए कहा जाएगा कि इसको शीघ्रता से पूरा किया जाए और सड़कों को ठीक कराया जाए। सर, समाजवादी पार्टी के बेहतर प्रदर्शन के बाद अयोध्या लगातार चर्चाओं में है। इस बार अवधेश प्रसाद का नाम डिप्टी स्पीकर को लेकर आगे है। किस तरह से देख रहे हैं, लगातार अवधेश प्रसाद का नाम विपक्षी पार्टियों की ओर से रखा जा रहा है? देखिए, ये मीडिया में ही ये खबर चली, कहाँ से जन्म ली ये हमें पता नहीं। मीडिया खबरों को जन्म भी दे देता है या कहीं कोई सूत्र पाता है तो उछाल भी देता है। डिप्टी स्पीकर का पद मिलना चाहिए विपक्ष को, लेकिन ये इंडिया गठबंधन बैठ के तय करेगा कि किसे मिलना चाहिए। हम बहुत आभारी होंगे और खुश होंगे अगर आपकी ये खबर सत्य हो कि अयोध्या के सांसद, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, उन पर अगर इंडिया गठबंधन की सहमति बन जाती है और एनडीए के लोग भी लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा को आगे जारी रखने के लिए कोई ऐसा कदम उठाते हैं, तो मैं वेलकम करूंगा, यह स्वागत योग्य होगा। सर, एक सवाल है कि 3 नए कानून को आज से लागू किया गया है, इसको अफजाल अंसारी किस तरह से देख रहे हैं? करने दीजिए, कानून बुरा नहीं होता, कानून का दुरुपयोग न किया जाए ये आवश्यक है। पहले भी सब कानून हैं, उन कानूनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। अब किसी को धारा 302 में अगर दोष सिद्ध होता है तो सजा दी जाती है, और अब उसको धारा 101 कह करके सजा दी जाएगी। ये प्रैक्टिकल आने दीजिए, देखिए कैसे क्या होता है। कई जगह पता चल रहा है कि कानूनविदों ने इसका विरोध किया है क्योंकि इसमें दुरुपयोग होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। तो ये गंभीर चिंता का विषय है। अगर इस तरह के कानून में गुंजाइश बची है कि इसका दुरुपयोग और ज्यादा होगा, तो ये गंभीर चिंता का विषय है। आखिरी सवाल है मेरा कि नगीना से सांसद है चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने एक बयान दिया है कांवड़ यात्रा को लेकर। कहा गया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान सड़कें बंद हो जाती है, लेकिन जब नमाज का वक्त होता है तो आप जो है कई तरह के पाबंदियां लागू हो जाती है। इस तरह का बयान चंद्रशेखर आजाद की तरफ से दिया गया है। ये सरकार की दोहरी नीति है, इसमें कहीं दो राय नहीं कि यह भारत जिसमें विभिन्न धर्मों के लोग अपनी अपनी आस्था के अनुसार अपने अपने धर्म के लिए पूजा, आराधना, यात्रा, व्रत, स्नान, ये सब करते कराते रहे। पहली बार
मौजूदा सरकार के लोगों ने अपनी कट्टरपंथी सोच के चलते इस तरह का एक हंटर चलाया कि यदि ईदगाह या मस्जिदें भर जाएंगी तो सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे, जबकि वो 2-3-4 मिनट के लिए व्यवधान होता है। अब इन लोगों को खुद देखना चाहिए आईने में अपने इस तरह के फैसलों को कि जो देश धर्म के मानने वालों की आस्थाओं पर उनके आस्था को कोई ठेस न लगे, इन सारी चीजों का प्रबंध करता है। कुंभ लगेगा तो साल पहले से ही सब कुछ, रास्ते और सारी व्यवस्थाएं, सारे पार्क और सारे, अब वहां सरकारी और गैर सरकारी नहीं देखा जाएगा। कांवड़ यात्रा आएगी, महीनों बाधित हो जाएगी, पूरी पूरी NH 2 हिस्सों में बांट दी जाएगी। महीनों मुहर्रम का पर्व मनाया जाता है, बहुत सी जगह ताजिए के जुलूस निकलते हैं, दुर्गा पूजा हो, सरस्वती पूजा हो। देश में इस तरह के अवसरों पर कोई कठिनाई पैदा की जाए, व्यवधान पैदा करके एक तनाव को बढ़ाने का वो किया जाए, यह उचित नहीं है। सबके लिए उस तरह के त्योहारों में अच्छी व्यवस्था दीजिए, इसका स्वागत होगा। लेकिन किसी को व्यवस्था दीजिए और किसी के लिए बाधा खड़ी करिए। अब बाधा इस अंदाज में खड़ी करिए कि लगे कि एक संप्रदाय विशेष को हम बाधित कर रहे हैं और दूसरा संप्रदाय खुश होकर के हमको इसके लिए वोट देगा। ये इस भ्रम पर उत्तर प्रदेश की जनता ने विराम लगा दिया है। लाउड स्पीकर सारी दुनिया में बजेगा, लेकिन मस्जिद में 2 मिनट की अजान के लिए बहुत सी जगह बज रहा, बहुत सी जगह रोक दिया गया। मैं इस बात का कायल हूं कि आवाज के लिए फ्रीक्वेंसी तय कर दी जानी चाहिए। माननीय न्यायालय ने भी इस संबंध में आदेश दिया है, लेकिन माननीय न्यायालय के आदेश को उत्तर प्रदेश में कम से कम प्रशासनिक मशीनरी तो मानने को तैयार नहीं। जहां इच्छा करेगी वहां लाउड स्पीकर बजेगा, डीजे बजेगा, और जहां इच्छा नहीं है हमारी कट्टरपंथी जहनियत। अफसोस तो यह है सरकार में बैठे हुए लोग कट्टरपंथी हैं, ये एक अफसोस की बात है। उससे बड़े अफसोस की बात है कि हमारे व्यवस्था को चलाने वाले प्रशासनिक मशीनरी के लोग उनसे ज्यादा कट्टरपंथी हो गए हैं और अपने कट्टरपंथ का मुजाहरा इसलिए करते हैं कि सरकार उन्हें पुरस्कार दे। और हमारी मीडिया भी इससे अछूती नहीं है, वो इस तरह की खबरों को ऐसे परोसती है जिससे समाज में कटुता और नफरत बढ़े। और यह अब कौन सा वो है जो मीडिया ने इस बुलडोजर वाली कार्रवाई को, ये बताइए, नए वाले कानून में है कि पुराने वाले कानून में है? किस अध्याय में लिखा है आप जरा पूछ के बता दीजिएगा कि आरोप लगाने वाला ही दंड भी दे देगा। ऐसा कहीं नहीं है, ये जबरदस्ती हो रही है। कई जगह देखने को मिला कि आज किसी के विरुद्ध मुकदमा कायम हुआ, दूसरे दिन उसका घर गिरा दिया गया। फिर न्यायपालिका किस लिए? न्यायाधीशों के अधिकारों में इस तरह का हस्तक्षेप किस लिए? न्यायिक प्रक्रिया पूरी कीजिए। हमारे देश की तो ये व्यवस्था रही है कि कट्टरपंथी देश विरोधी ताकतों ने विदेश से आकर के और जब कभी देश के एकता को भंग करने की कोशिश की तो उन्हें हमारी न्यायपालिकाओं ने उनको दंडित किया। हमारे यहाँ फांसी देने तक का प्राविधान है, दुनिया की सबसे बड़ी सजा। लेकिन ये नहीं है, कहीं लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और वो तरस नहीं खाते बस्तियां गिराने में। पूरी पूरी गांव, पूरी पूरी बस्ती, जिन बस्तियों को आपने बसाया, आपकी सरकारी मशीनरी ने उनको राशन कार्ड मुहैया कराया, आधार कार्ड मुहैया कराया, बिजली दी, पानी की व्यवस्था दी। उनके घर गिराने से पहले उस समय जो प्रशासनिक मशीनरी के लोग थे उनका घर गिराओ, जिन लोगों ने ये बनवाया था, जिन्होंने नक्शे पास किए थे। ये तो अंधेर है और इसी की सजा उत्तर प्रदेश की जनता ने 2024 में दी है, 2027 नहीं। हालात ऐसे बनते रह गए तो 2027 से पहले
ये सरकार अपने पापों से स्वयं गिर जाएगी और जनता एक ऐसा फैसला देगी जब देश चकित रह जाएगा। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।